नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जो हम लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यूजीसी नेट दिसंबर के एग्ज़ाम को लेके, उसको टारगेट करते हुए, जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है उनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आज अपना नेक्स्ट जो पेपर है 23 फरवरी 2023 को, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसका क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है। तो है निम्नलिखित तालिका में 2010 और 20 के दौरान 7 भारतीय शहरों जिसके नाम किस प्रकार हैं: बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में आईटी से संबंधित नौकरियों में रिक्तियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। मतलब ये जो आईटी से संबंधित जो भी रिक्तियां हैं उनके प्रतिशत वितरण बताया गया है कि कैसे कैसे हैं, कौन कौन सिटी में, ठीक है। तो 2010 और 2020 के दौरान इन शहरों में रिक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 5.4 लाख और 8.6 लाख रही है, ठीक है। तो ये हमें कुछ डेटा है जो दिया गया है 2010 का और 20 का। इस तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है इससे रिलेटेड पूछे गए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। सबसे पहले पूछा गया है, पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2020 और 2010 में बेंगलोर में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की संख्या में अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो 2000 हमारा 10 है, 2010 में कितनी रिक्तियां थी, कुल संख्या कितनी थी, यहाँ पे 5.4 लाख थी। तो इसको सही से कन्वर्ट करके, ठीक, इतनी रिक्तियां थी। इसके बाद हमारी 2020 में कितनी रिक्तियां हुई हैं, आप लोग 8.6 लाख जो दिया गया है, तो उसको हम लोग ऐसे, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि 2020 और 10 में रिक्तियों में अंतर पूछा गया है, ठीक है। अब 2010 में हम लोग देखते हैं और कौन से शहर में पूछा गया, बेंगलोर में। तो ये हमारा बेंगलोर है नंबर 1 पे ही। तो 2010 में कितना था, 15%। इसके बाद 2020 में कितना था, 22%। तो जो हमारा 2010 में है ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 5,40,000। इसका सबसे पहले हम लोग 15% निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं 15% कितने का है, 5,40,000 का 15%। तो जब हम लोग 5,40,000 का 15% निकालेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ हट जाएगा। इसके बाद कितना आएगा, 15 चक्कू 60, कितना हुआ यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। और 15 पना 75 और 6 कितने हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी सिंपल से बता रही हूँ जिससे जो बच्चे हैं जिनका मैथ वीक है उन लोगों को भी समझ में आए। तो यहाँ पे 5 और 1 कितना हो गया, 6। इसके बाद 7 और 1 कितना हो गया, 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 81,000, ठीक। तो हमारा जो 2010 का 5,40,000 था उसका जब हम लोगों ने 15% निकाल लिया तो कितना बचा हमारा, 81,000, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखो इन्होंने इसका निकाला है तो 81,000 बचा है। तो मैंने डिटेल में इसलिए बताया है कि जो बच्चे मैथ में थोड़े वीक हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग जो 2020 में 22% है, अब 2020 में कितना था हमारा, 8,60,000। तो इसका हम लोग 22% निकालेंगे इसी प्रकार से। तो 8,60,000 का 22%, ठीक है। जब 22%, तो ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। अब 22 का पहाड़ा जिनको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कर लेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं, ठीक है। यहाँ जीरो हो जाएगा, 2 छंग 12 होते हैं, तो यहाँ पे 1 बचा, 2 अट्टे 16 और 1 17, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ पे वही पूरा आ जाएगा क्योंकि एक ही जैसी संख्या है। अब हम लोग जीरो, ये 2 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, इसके बाद 1 और 7 8 हो गया, फिर 1 हो गया। तो ये कितने हो गए हमारे, ये हो गए
18,920 और 2 जीरो और, ठीक है। तो ये हमारा 2020 का आ गया, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या हुआ, अंतर पूछा गया 2020 से और 10 का, तो ये वाली जो संख्या निकली है और 81, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1,00,000, तो हमारा कितना आएगा 1,08,200, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर जो हमारा ए है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन है इसमें, वैसे सिंपल सा ही है। बाकी हम लोग दूसरा देखते हैं। वर्ष 2020 और 2010 में हैदराबाद में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों की औसत संख्या बतानी है, ठीक है। अभी बेंगलोर की पूछी गई थी, अब कहाँ की बतानी है हमें, जो ये हैदराबाद दिया हुआ है। हैदराबाद में 2010 में कितना है 10% और 2020 का कितना है 8%। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने 5,40,000 का कितना निकाला था 15%, ठीक उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे इधर कर लेते हैं। 5,40,000 का हम लोग 10% निकाले, तो ये एक जीरो से ये चला गया, ये यहाँ से ये चला गया, सिंपल सा है। यहाँ पे कितना आ गया 540 और कितने 1 2 3, ठीक है। तो ये बच गया 54,000, ठीक। देखो आप लोग यहाँ देखो, जब ये इन्होंने 10% निकाला तो इतना ही बचा है। इसके बाद 2020 में निकालेंगे। अब कितना है जो हमारा है जो हमारा है 8,60,000, उसका 8% निकालेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ 1 जीरो 2 जीरो ये चले जाएंगे, 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 6,08,800, ठीक है। अब औसत पूछा है, तो ये वाली जो संख्या निकली है हमारी प्लस ये वाली संख्या, इसको हम लोग जब ऐड कर देंगे, यहाँ पे देखो ऐड किया गया है 54,000 को और 68,800 को, और औसत मतलब जितनी संख्या है उससे ही डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 61,400, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो हैदराबाद है 2010 में उसका परसेंट निकालेंगे, ठीक है। फिर 2020 में निकालें, औसत पूछा गया है, तो जो फाइनल आंसर आया उन दोनों को ऐड करके औसत निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वर्ष 2010 में चेन्नई और वर्ष 2020 में मुंबई में उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है 2010 में आपको चेन्नई की, तो चेन्नई में देखते हैं 2010 में कितना है 8%, तो जो हमारा 5,40,000 था उसका कितना निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे कितना दिया गया 8%, ठीक है। 8% मतलब 8/100 हो जाएगा। इसके बाद किसका पूछा गया, मुंबई का पूछा गया है, तो मुंबई का हम लोग 2010 का देखते हैं। यहाँ पे ये मुंबई हमारी रही, ये 2010 में कितना है 18%, ठीक है। इसी प्रकार से जो 8,60,000 है उसका कितना निकालेंगे 18%, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे ये यहाँ जीरो से जीरो यहाँ चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 43,200 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से ये 2 जीरो चले जाएंगे, फिर 18 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,54,800, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, जिससे इस प्रकार से जब अभी बताया है आपको ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ी प्रैक्टिस पे भी चीज़ें हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो इसको औसत पूछा गया है, रिक्तियों की कुल संख्या पूछी है, औसत नहीं पूछा गया है। तो अब ये जो आए इनको ऐड करके तो ये कितना आ जाएगा 1,98,000 कुछ आएगा, जो कितना बनेगा 1.98 लाख बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यदि वर्ष 2000 में पुणे में रिक्तियों की संख्या 48,000 है, अब यहाँ पे इन्होंने नंबर्स ही दे दिए हैं और इसका प्रतिशत वितरण वैसा ही है जैसा तालिका में दिया गया है। तो वर्ष 2020 में दिल्ली में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब इन्होंने पुणे में कितनी संख्या दी गई है इन्होंने बताया कि पुणे में रिक्तियों की संख्या कितनी है 48,000, ठीक है।
अब पूरे में जो रिक्तियों की संख्या है वो इन्होंने दी है 48,000। और फिर आगे क्या बोला है, इसका प्रतिशत वितरण वैसा ही है जिससे तालिका में दिया गया है। तो पूरे में तालिका कौन सा ईयर है, सबसे पहले 2020 में पूरे में तालिका में कितना दिया गया है, 2020 में 6%। मतलब जो इन्होंने संख्या बताई है हम लोगों को 48,000, वो किसके बराबर हो जाएगी, 6% के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि उतना ही दिया गया, उन्होंने संख्या में बता दिया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ ऐसे ही दिया है इन्होंने, 6% इसके बराबर हो गया। अब पूछा है क्या आगे, 2020 में दिल्ली में उपलब्ध। तो 2020 में दिल्ली में देख लेते हैं, तो दिल्ली में 2020 में कितना परसेंट है, यहाँ पे देखते हैं, ये दिल्ली है, 2020 में कितना है, 20%। ठीक है, तो 20% है। अब किसके सापेक्ष पूछा गया है, पुणे के सापेक्ष। तो पुणे में कितना निकला था, 48,000। ठीक है, और तो बटे 6 यहाँ पे हो गया इंटू 20। ठीक है, ये किस प्रकार से निकला, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे 6% है, जो हम लोग 1% यहाँ से निकालेंगे, मान लो ये पे 6% बराबर दिया गया है 48,000। जब इसका 1% हम लोग निकालेंगे तो ये 48,000 और बटे ये 6 आ जाएगा। तो ये यही चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद 20% है वहाँ पे, तो ठीक है, तो अब जब 20% इसका निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 20 आया तो इधर भी मल्टीप्लाई में जो है 20 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ देख लेते हैं, 48,000 इंटू 20 और बटे 6। ठीक है, अब इसको काट पीट करके जब इसका पूरा सॉल्व करके तो आंसर हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 1,60,000, ये हमारा आंसर आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, 1.60 लाख। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाए। 48 जो ये हमारा है, 48,000 इंटू 20 और बटे 6। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 3 से इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 जीरो यहाँ पे बचा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने जीरो ये हो गए टोटल, 4। ठीक, और 16, तो देखा आपने, यही आ गया 1.6 लाख। ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन है, तो समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। ठीक, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या, वर्ष 2010 से वर्ष 2020 तक हैदराबाद में उपलब्ध नौकरियों की रिक्तियों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब प्रतिशत की वृद्धि पूछी गई 2010 से 20 से। अब हैदराबाद में 2010 में हम लोग देखते हैं कहाँ पे है, हैदराबाद 2010 में कितना था, 10%, और 20 में कितना हुआ, 8%। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो टोटल संख्या है 5,40,000 का 10% निकालेंगे, और 8,60,000 का कितना निकालेंगे, हमारा 8% निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे यही दिया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये 5,40,000 का 10% निकला, तो यहाँ 0 से ये 0 चला जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब 2020 में कितना है, 8%, तो ये 0 से ये 0 चले गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो जो बड़ा है उससे छोटे को घटाएंगे। ठीक है, और किसके सापेक्ष पूछा गया, 2010 के सापेक्ष। तो 2010 वाली जो संख्या है वो नीचे रहेगी। तो यहाँ पे परसेंट इस प्रकार से निकलेगा, और इंटू परसेंट है तो 100 से हम लोग भाग दें, क्योंकि सारी चीज़ परसेंट 100 से ही रिलेट करती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे 68,800, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आएगा। इसके बाद 54,000। ठीक है, अब बटे में कितना था, बटे में है 54,000, क्योंकि 2010 के सापेक्ष और परसेंट की वजह से यहाँ पे 100 का भाग होगा। तो इसको इससे घटाएंगे तो ये 0 0, अब 8 में से 0 गए तो ये 8 ही आएगा। फिर 8 से 4 चले गए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 है 1, और ये वाली संख्या ऐसी रहेगी यहाँ पे। ठीक, इंटू 100, और ये 2 0 से 2 0 चला गया, 1 से 1 ये चला गया। अब इसको जब हम लोग और
सॉल्व करेंगे, जिसे 2 से ही कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 0, फिर यहाँ पे कितना 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 से करके देख लेते हैं। 9 से करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 9 से तो 9 अट्ठे 72, 2 बचे, कितने हो गए 20, तो 9 दूनी 18 पॉइंट में आ जाएगा, फिर 20 से फिर 9 दूनी 18 और यहाँ पे 9 तियाँ ये 27 हो जाएगा। फिर 3 से जब इसको भाग देंगे तो ये 3 दूनी 6, ठीक है, और कितना बचा 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 1 बचा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है सॉल्व करके। तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे कितना आया, 27.41। ठीक है, इतना ही सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 27 का ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अपना देखते हैं। वर्तमान में स्वयं का प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय और NPTEL IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्वयं प्लेटफॉर्म है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, मतलब जो इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर करवाया था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, इन्फोसिस है, गूगल है, TCS है, SCL है और असिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ये है। यहाँ पे कौन कौन से हमारे आंसर जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो इन्फोसिस तो होगा नहीं, ठीक है, इस प्रकार से ए चला जाएगा। इसके TCS भी नहीं होगा, TCS अलग ही फील्ड हो जाता है। ठीक है, सी, तो ये सी से ये चला गया। इसके बाद है हमारा HCL, ये भी अलग कंपनी है। दूसरा देखते हैं कौन कौन सा है, ए और सी, तो ये भी नहीं होगा। इसके बी और ई हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, गूगल और जो परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड है उसकी मदद से विकसित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे आपके पूछे गए हैं कि जो घटक दिए कंपोनेंट और लर्निंग थ्योरी किससे कौन रिलेट करता है। ठीक है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब उद्दीपन अनुक्रिया दी है, नेटवर्किंग है आपकी, स्कीमा रूपरेखा, इसके बाद रीजनिंग, किस किस से रिलेट करेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो ये हमारा जो पैवलोव की थ्योरी थी वो किससे थी, बिहेवियरिज्म से। ठीक है, तो ये व्यवहारवाद से रिलेट कर गया। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क जब करते हैं तो कनेक्शन से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, तो नेटवर्किंग किससे हो जाएगा, कनेक्शनिज्म से। ठीक है, कनेक्टिविज्म से। इसके बाद स्कीमा जो है हमारे वो किससे हो जाएंगे, स्कीमा किसमें दिए थे, जो आप जानते हैं पियाजे की थ्योरी थी उसमें स्कीमा की बात की थी। पियाजे किससे रिलेट करते थे, कॉग्निटिविज्म से। ठीक है, मतलब संज्ञानवाद से। इसके बाद रीजनिंग हमारा बचा है, तो ये तर्क वितर्क किससे हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म जो आजकल चल रहा है, संरचनावाद। तो इसके हिसाब से कौन सा हो गया, ए का हमारा तीसरा हो गया। ए का तीसरा कहाँ पे, यहाँ पे। बी का कौन सा हो गया, डी। तो इस प्रकार से हमारा बी आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द लेटर आर इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल टीचिंग एश्योर। जिस प्रकार से एडी मॉडल था इसी प्रकार एश्योर मॉडल है। ठीक है, उसमें आर का मतलब पूछा है, रिक्वायर्ड टीचर पार्टिसिपेंट, रिक्वायर्ड लर्नर पार्टिसिपेंट, या फिर रिक्वायर्ड सोसाइटी पार्टिसिपेंट, या फिर रिक्वायर्ड पेरेंट पार्टिसिपेंट। तो इसमें से क्या हो गया, हमारा लर्नर का पार्टिसिपेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आजकल चाइल्ड सेंटर चल रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी एश्योर का पूरा यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया है। ए का हो गया एनालाइज लर्नर। इसके बाद आप लोग स्टेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करे जाएंगे। सिलेक्ट मेथड एंड मीडिया। इसके बाद यू से क्या है, यूटिलाइज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद ई से इवेल्युएट एंड रिवाइज द ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया है ब्लेंडेड लर्निंग, तो इसको भी समझ लेते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है।
ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग आप लोगों ने देखा होगा कि आज पहले क्या होता था कि क्लासरूम में गए, किताब हुई, टीचर है, पढ़ाया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ है, बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, तो नेटवर्क की सहायता से उसको दिखा दिया, मतलब स्लाइड वगैरह से गूगल पे जाके। इसके बाद कि नेचर से जुड़ी कोई चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ से कोई चीज़ कलेक्ट करके दिखा दी। मतलब पूरा एक जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हम लोग करते हैं उस पर ये रिलेट करता है ब्लेंडेड लर्निंग। इसके बाद है कि यहाँ पे सेल्फ लर्निंग हो जाएगी, मतलब बहुत से मल्टीपल जगहों से हम लोग एक चीज़ को सिखाते हैं जिससे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, होलिस्टिक तरीके से बच्चे को समझ में आ पाए। तो ब्लेंडेड लर्निंग का ये मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमने कोई टॉपिक समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कभी कभी। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी is to identify questions and select types of measurement before the main investigation, ठीक है। तो हिंदी में समवेशी प्रकरण जो केस अध्ययनों का प्राथमिक कार्य मुख्य अन्वेषण कार्य से पहले प्रश्नों की चिन्हित करना और मापन के प्रकार को चयन करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है संचयी प्रकरण जो केस है अध्ययन है का प्राथमिक कार्य अज्ञात को ज्ञात कराना और विषयागत प्रश्न के बारे में पाठकों के लिए एक समान भाषा प्रदान करना, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया है वो तो सही है, लेकिन जैसे यहाँ पे दिया है कि विषयागत प्रश्न के बारे में पाठकों के लिए एक समान भाषा का प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, उनकी मतलब थिंकिंग अलग होती है, फिर वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक ही जैसे तो कोई नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ये वाला पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा? सी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पे स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इज ए इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसके बाद है सेकेंड, डीटीएच चैनल्स स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इनसेट 30 उपग्रह का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया, ये तो सही है। इनसेट 30 उपग्रह का प्रयोग करने ये सही नहीं है, क्योंकि ये इनसेट जो 15 है उसका उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ भी आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे इंसर्ट 30 जरा से ही है, और मतलब अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो ये आप लोग 8 भी टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 है यहाँ पे, इसका 34 DTH चैनल है। अब DTH का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टू होम, ठीक। ये सब भी ध्यान में रखना है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की बात की गई है। द नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स इज जनरली स्टेटेड एज null hypothesis mu1 does not equal to mu2 where mu1 and mu2 are the population means of the two population respectively, ठीक है। यहाँ हिंदी में देख लेते हैं, माध्यों के बीच अंतर के परीक्षण के लिए शून्य परिकलनों को आमतौर पर इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। दो जनसंख्याओं के क्रमशः जनसंख्या माध्य है। इसके बाद है जब प्रतिदर्श छोटे प्रतिदर्श होते हैं तो जनसंख्या प्रसरण अज्ञात होते हैं परंतु समान मान लिए जाते हैं। जब शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए जैड परीक्षण को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो आपको पता है कि जब हम लोग नल हाइपोथेसिस लगाते हैं तो उसमें इक्वलिटी दिखाई जाती है कि जैसे कोई भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे नल हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या होता है कि दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद जो दूसरा है हमारा, में वेरिएंस नहीं दिखाया जाता है तो जेड इस परीक्षण लगाते हैं। मतलब अगर दो चीजें हैं तो जेड परीक्षण कहाँ से लगेगा, क्योंकि दो चीजों के बाद अगर 3 है 4 है तब जेड हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लगाएंगे परीक्षण, तीसरा, मतलब टी परीक्षण लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शून्य में इक्वल होता ही है। शून्य का मतलब ही है कि कोई भी डिफरेंस ना होना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टी परीक्षण का प्रयोग करेंगे क्योंकि दो दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार से करना चाहता है कि लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त हो, तो इस शोध का प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। कोई रिसर्चर है, मतलब कोई चीज पे रिसर्च करने के लिए चाहता है कि जितनी भी पॉपुलेशन उसने सेलेक्ट की है तो उसमें से जो सैंपल लेगा उसमें सबको सबका इक्वल पार्टिसिपेंट हो, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हो सकता है, अगर तो उसका मतलब ये है कि हम लोग रैंडमली जो अपना सैंपल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग आपकी होती है जब आप कोई, जैसे कि मान लो ब्लाइंडेड वुमेन पे आपको परीक्षण करना है तो आपको अंधी औरतें ही चाहिए होंगी, तो वो कोटा से रिलेट कर जाएंगी, ठीक है। और पर्पज भी वही हो, पर्पज में भी वैसे ही आ जाएगा कि आपका एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर पर्पज है, उससे रिलेट आपको सैंपल चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें किसमें, जो ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आ जाएंगी, ठीक है। तो केवल यही है जो आपकी रैंडम सैम्पलिंग है, जिसमें लॉटरी मेथड वगैरह का हम लोग यूज भी करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डी आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड फुटनोट्स रिसर्चर्स समटाइम्स यूज द एब्रिविएशन टीआर विच मीन्स, मतलब जब रिसर्चर बिब्लियोग्राफी और फुटनोट को लगाते हैं तो कभी कभी टीआर का उपयोग करते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है, ट्रांजिट, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसलेटेड या फिर ट्रांसस्क्रिप्ट। तो जो टीआर होता है उसका मतलब होता है ट्रांसलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं सी आंसर करेक्ट है। संदर्भ ग्रंथ सूची और पाद टिप्पणी के संदर्भ में कभी कभी शोधकर्ता संक्षेप कभी कभी शोधकर्ता टीआर का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है ट्रांसलेटर, मतलब अनुदित, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली स्ट्रक्चर्ड वेयर इन क्वालिटेटिव रिसर्च द अप्रोच इज इनवेरिएबली अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इसके बाद है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर कंसर्न्ड विद द डेटा रिडक्शन, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही आंसर जो है करेक्ट है, ठीक। यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की गई है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मात्रात्मक शोध विशिष्टता अधिक संरचित होती है, जबकि गुणात्मक शोध जो है उपागम निरापद रूप से असंरचित होती है। अब जैसे क्वालिटेटिव है आपकी, जिसको हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अधिक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि हमें पता होता है ये चीज़ें करनी है। क्वालिटेटिव में क्या है कि हमको कोई भी तरीका या कोई भी चीज़ें अपना जो क्वालिटेटिव में होता है, जो रिसर्चर है कोई भी तरीका या कोई भी चीज़ है अपने मतलब डेटा को कलेक्ट करने के लिए उस सिचुएशन के अकॉर्ड से चेंज भी कर सकता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है आपकी, उसमें स्ट्रक्चर्ड होता है कि आपको इस प्रकार से फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध लघु शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2
का अपराध करता है, निम्न में से किसके अंतर्गत विद्यार्थी को दंडित किया जाएगा। अब देखो ये यूजीसी की तरफ से चोरी के कुछ लेवल दिए गए हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 4 दिए गए हैं। तो 0 जो होता है उसमें आपको कोई दंड नहीं मिलता है, प्लस आपका जो 1 है उसमें आपको बोला जाएगा कि आप 6 महीने के अंदर इसमें कोई ना कोई संशोधन करके लाएं, ठीक है। तीसरा जो आपका लेवल 2 है उसमें आपको 1 साल तक के लिए उस चीज से, या आप जो रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, उसके लिए आपको कह सकते हैं कि पूरा मतलब 1 साल के लिए आपकी स्क्रिप्ट जो भी है आप जिस पे काम कर रहे हैं उस पे आपको बैन लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके जो आपका लेवल 3 है वो सबसे हाई लेवल होता है, उसमें है कि आपका रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर देंगे कि आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल 2 है हमारा, देखते हैं 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा करने से वर्जित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा, बाकी दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये लेवल 2 का है, ठीक है। 6 माह की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा करने से सर्जित कर दिया जाता है, तो ये लेवल 1 में हमारा आ जाता है। ये दूसरा वाला दिया गया है लेवल 1 वाला, ठीक है। तीसरा क्या है, 1 वर्ष की अवधि के अंदर अनुबंधित समयावधि में संशोधित पांडुलिपि जमा करने को कहा जाएगा। ये कोई आंसर नहीं है। 7 माह की अवधि के अंदर, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। ये 2 हैं, इसमें से आंसर हमारा क्या है, ए आंसर यहाँ पे सही है लेवल 2 के हिसाब से। बाकी ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये लेवल 1 को दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ पे स्तर 2 जो है 40 से 60% तक की समानताओं का अपराध है, जो विद्यार्थियों को ऐसे छात्रों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये लेवल 1, इस सबके क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पियरे बोर्दियू के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नांकित प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या प्राप्त होता है, राजनीतिक लाभ, सैन्य लाभ, व्यापार लाभ या सामाजिक सांस्कृतिक लाभ। तो सांस्कृतिक पूंजी है तो सांस्कृतिक ही लाभ होगा, ठीक है, सोशियो कल्चर बेनिफिट। अब इनके पियरे बोर्दियू जो है इनके हिसाब से जो पूंजी है कितने प्रकार की होती है, आर्थिक पूंजी, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण प्रायः इस रूप में समझा जाता है, किस रूप, अंतरवैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल, हम लोग जो बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले डायडिक मतलब युग्मकीय, स्वयं में स्वयं का होगा नहीं क्योंकि स्वयं तो इंट्रा से रिलेट करता है, ठीक है। स्वयं किससे रिलेट करता है, जब इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की बात की जाए। इसके बाद मैनी टू मैनी, ये भी नहीं होगा। वन टू ह्यूज मासेज, ये भी नहीं होगा कि एक ही बहुत। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा है युग्मकीय मतलब डायडिक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, उसको हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में देखते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। जैसे हमारा समाचार हो गया, टेलीफोन वार्ता, ईमेल है, तो उसमें 2 वे ही होता है, 2 या 2 से अधिक होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होता है और 2 से कम नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संप्रेषण के यांत्रिक मॉडल प्रतिरूप की विशेषताएं हैं, जो मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे क्या विशेषताएं, मल्टीपल वे फ्लो, वन वे फ्लो, फ्रॉम वन टू मैनी, अज्ञातता, सक्रिय दर्शक श्रोता, ठीक है। तो सक्रिय दर्शक श्रोता तो नहीं होगा इसमें, तो इस प्रकार से ई जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ये कट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीपल वे फ्लो, ये भी नहीं होगा ए, तो ये भी हमारा, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो गया बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। संप्रेषण में संकेत विज्ञान में इसका वर्णन करने का उद्देश्य होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाए।
ये कहा जाता है कि संकेत विज्ञान यह मानता है कि अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मित है। में बात करते हैं इस प्रकार से, तो अर्थ कैसे निकाला जाता है इस प्रकार, इस पे भी मतलब डिपेंड करता है। इसके बाद कि ये मानव निर्मित है, तो ये यहाँ पे दोनों ही हमारे आंसर सही हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये भी ए ही दिया गया है। संकेत विज्ञान प्रतीकात्मक संचार के उपयोग का अध्ययन है। संकेत विज्ञान में संकेत, इशारे, अन्य भाषाई और गैर भाषाई संचार विधियां शामिल होती हैं। संप्रेषण में संकेत विज्ञान में इसका वर्णन करने का तात्पर्य यह होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाता है। प्रायः ये कहा जाता है कि संकेत विज्ञान यह मानता है कि अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मित है। ठीक है, मतलब संकेत विज्ञान वही जो हम लोग इशारों में बात करते हैं, अब कैसे कौन किस हिसाब से ले रहा है। ठीक है, तो ये मानव निर्मित ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये भी कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड करता है। संप्रेषण में लोगों से संबंधित मुद्दों और घटनाओं को परिभाषित करने, समझाने और सूचित करने की शक्ति निहित होती है, तो ये सही है। इसका संप्रेषण लोगों में सीमांकन के एक साधन के रूप में सेवा नहीं कर सकता, तो ये गलत है सीमांकन के साधन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो स्टेटमेंट एक हमारा सही हो जाएगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा। स्टेटमेंट एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया, दो पुरानी कारों से प्रत्येक को 48,000 रुपये में बेचा जाता है। दो पुरानी कार है जिसमें से प्रत्येक को 48 में बेचा, एक को 20% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, कुल हुए लाभ हानि प्रतिशत को तथा लाभ हानि की कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक को 20% हानि पर बेचा जाते हुए कुल हुए लाभ हानि प्रतिशत तथा लाभ हानि की कुल राशि को दर, तो हानि पे जब बेचा जाएगा तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो पहले 20% लाभ पे देख लिया गया कितना है, तो कुल हमारे कितने हैं 48,000। अब मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि लाभ हमारा परसेंट जो होता है किस पे होता है 100 पे। ठीक है, अब लाभ हुआ 20% का, मान लो लाभ हुआ तो उसमें 20 ऐड हो जाएंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120। और जब हानि होती है, हानि में क्या होता है जो 100 है उसमें से क्या हो जाएगा 20 माइनस कर दिए तो ये 80 हो जाएगा। तो ये चीज़ ही आपको मेन ध्यान से समझनी है क्योंकि इस पे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 20% लाभ पे निकाला तो कितने थे टोटल 48,000। ठीक है, 100 और 20% मतलब 120, तो ये आंसर इतना आया। इसके बाद हानि पे जब निकालेंगे तो ये 100 तो 100 रहेगा क्योंकि परसेंट है, इसके बाद हानि मतलब 80 हो गया। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये 60,000 आ गया। अब दोनों कारों का क्रय मूल्य कितना हो गया, ये वाला जोड़ के इतना क्रय मूल्य आ गया। दोनों कारों का कुल विक्रय मूल्य, तो दोनों कारों को विक्रय मूल्य क्या मतलब, क्योंकि 48,000 पे ही बेचा गया था दोनों को, वहाँ क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है। तो 48,000 प्लस 48,000 ये टोटल इतना हो गया। ठीक है, स्पष्ट है कि व्यापार में हानि हुई होगी क्योंकि क्रय मूल्य कितना था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य हमारा था 1,00,000 रुपए और 96,000 में बेचा गया। सीधा यहाँ पे है कि हानि हुई, तो इससे घटाएंगे तो कितना होता है 4,000। अब हानि का परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज कैसे निकाले, जितनी हानि हुई 4,000 हुई। ठीक है, और किस पे हुई, क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। तो ये 1,00,000 यहाँ पे नीचे आ जाएगा इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे पूरा 0 कट पिट के, तो ये कितना आएगा 4% हमारा आ जाएगा। ठीक है, 4% की क्या हुई हानि हुई हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4% का लॉस 4,000 रुपये, 4,000 मतलब 4,000 की हानि हुई और परसेंटेज कितने हैं 4%। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा से और अच्छे ऐसे डिटेल में बताया, उसमें सिंपल सा है। जितना आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी क्या होती है एपी, ठीक, श्रृंखला में 10वां पद 34 है
और किन्हीं दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर 3, तब श्रृंखला के प्रथम पद को ज्ञात कीजिए। और सबसे पहले इसमें आपको एपी का सूत्र पता होना चाहिए। तो जो समांतर श्रेणी होती है, यहाँ पर देखते हैं, समांतर जो श्रेणी होती है हमारी समांतर श्रेणी, उसके जब nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें a क्या होता है हमारा, a होता है प्रथम पद। ठीक है, n होता है हमारे पदों की संख्या, मतलब कुल टोटल कितने पद हैं, पदों की संख्या। ठीक है, इसका d क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब पद दिए गए, मान लो यहाँ पे 2 दिया गया, 4, 6, 8, इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, ये इक्वल ही होता है एपी वगैरह में। तो ये जैसे यहाँ पे, तो ये अंतर जो होता है वो डी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो टीएन, इसको टीएन से डिनोट करते हैं, प्रथम पद हो गया, ये सार्वांतर मतलब पूरे जो पद है उसका अंतर, इसका एन की संख्या। तो यहाँ पे ये सूत्र लगाया इन्होंने, पूछा गया प्रथम पद हमारा पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है वो दिया गया है 34। ठीक, तो टोटल 34 दे दिया गया है यहाँ पे। टोटल कितना है यहाँ पे, समांतर श्रेणी का nवां पद, इसको किससे डिनोट करते हैं, टीएन से। तो टोटल ये टीएन दिया है 34, तो क्या 34 ए प्लस एन कितने हैं, आप लोग देख सकते हैं, एन यहाँ पे कितना है, 10वां लिखा है। तो टोटल कितने हो गए, 10 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सार्वांतर भी दिया हुआ है, आपका सार्वांतर कितना है, मध्य अंतर देखो 3 दिया गया है, मतलब अंतर कितना दिया गया, 3। ठीक, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 34 इज इक्वल टू ए प्लस, ये 10 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 9 इंटू 3। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे, 34 ए प्लस 9 3 कितने होते हैं, 27। अब ये प्लस का इधर है, ठीक है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 34 माइनस 27 इंटू ए। अब इसको घटाएंगे जब, तो 14 में से 7 जाएंगे, 7, या 2 बचा, तो ये 7 ही बचेगा। ठीक है, ए मतलब ए बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 7। तो यही हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, वही आंसर यहाँ पे दिया भी होगा, लोग देख लेते हैं। ए बराबर यहाँ कितना दिया, 7। तो समझ में आ गया किस प्रकार से आया। तो यहाँ पे एपी का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसमें से जो जो दिया गया उसको रख के आप लोग जो भी पूछा गया उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 10 सदस्यों वाली किसी समिति की औसत आयु 42 वर्ष है, मतलब 10 सदस्य है, उनकी औसत आयु 42 है। तो इसको टोटल कितना हो जाएगा, 420। एक 53 वर्ष की आयु वाला सदस्य सेवानिवृत्त होता है और उसका स्थान एक 45 वर्ष के एक नए सदस्य द्वारा लिया जाता है। अब इस नई समिति की औसत आयु कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो ये निकाले 10 सदस्य का योग कितना बन रहा है, 420 वर्ष। नई समिति की औसत आयु 420 माइनस, क्योंकि 53 आयु वाला रिटायर हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे। उसका स्थान किसने लिया है, 45 वर्ष वाले ने। तो जो हट गया है उसको माइनस कर देंगे, जो ऐड हो रहा है उसको क्या करते हैं, प्लस और बटे 10, क्योंकि टोटल सदस्य कितने हैं, 10। अब इसको जब जोड़ घटाना करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस वालों को पहले ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, उसके बाद 4 और 2 6, और ये 4, और माइनस 53 करेंगे यहाँ पे, तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 412। ठीक है, तो ये 412 बटे 10, इसको सॉल्व करें तो 41.2 वर्ष आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2 अंकों की संख्या पर विचार कीजिए। यदि इस संख्या के अंकों को अदला बदली कर दिया जाए तब नई प्राप्त संख्या पहले की मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। यदि संख्या का योग 12 है तब पहले की मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो संख्या मान लेंगे कि संख्या क्या है। ठीक, अब संख्या हम लोग जैसे मान लो 12 संख्या है, एक उदाहरण के तौर पे।
ठीक है। तो 12 कैसे बना, 10 प्लस 2 मिलके बना है, ऐसा तो है नहीं 2 प्लस 2 मिलके बन गया, 10 प्लस 2 मिलके बना है, तो ये क्या हो गया, दहाई हो गई है, दहाई। ठीक है, और ये कौन सा पद हो गया आपका, इकाई का पद। ठीक, तो संख्या भी जो हम लोग मानेंगे वो दहाई और इकाई में मानेंगे, 10 प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे आएगा तो पूरी संख्या आ जाएगी। इसके बाद क्या बोला है, उन्होंने बोला है दो संख्या, यदि इस संख्या के अंकों को अदला बदली करिए तब नई संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे देखो दिखा है संख्या का योग कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर हमारा दिया है 12। ठीक है, एक तो ये हो गया। अदला बदली करेंगे, अब संख्या मानी थी 10x प्लस वाई। ठीक है, उन्होंने बोला इसकी अदला बदली करेंगे, अदला बदली मतलब यहाँ पे 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया था कि जो 10x प्लस वाई है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल संख्या है, अदला बदली करते हैं तो कितनी हो जाती है, 10y प्लस x हो जाती है। और क्या हो जाएगा इसमें, जो 18 से कम, मतलब अगर इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जिस समझाए तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, जिससे जिस प्रकार से यहाँ पे देखो कर दी, इसको इधर कर दिया, माइनस का हो गया, सॉल्व करके तो ये दो समीकरण हमको मिल जाएंगे। एक तो ये x प्लस वाई 12, और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करके भी मैं दिखा देती हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो चीज़ अभी बताई, 10x प्लस वाई माइनस का अंदर करेंगे तो 10y हो जाएगा, माइनस के, माइनस का अंदर फिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के x बराबर 18। ठीक है, अब क्या होगा, x वाले में से x को घटाएंगे तो 10x है, माइनस का x है तो कितना बचे 9x, और फिर y प्लस का है, माइनस के हैं तो यहाँ पे 9y बचेगा बराबर 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 9 माइनस वाई बराबर 9 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये समीकरण 2 हमें मिल गया। और समझ में आ गया, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। तो ये सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। x प्लस वाई बराबर 12, ये समीकरण हमारा एक था। और क्या था दूसरा, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे इन दोनों को, तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2x, ये 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, x बराबर 14 बटे 2, x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 2 सत्ते 14 होते हैं, x बराबर 7 आ गया। अब x का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, मान लो समीकरण 2 में हमने इसका मान रख दिया। ठीक है, तो x कितना है 7 माइनस वाई बराबर 2, और माइनस वाई बराबर ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 5, एक्स बराबर कितना आया 7, और वाई बराबर कितना आया 5। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, एक्स बराबर आया 7, वाई बराबर आया 5। अब हमारी मूल संख्या पूछी गई, तो मूल संख्या हम लोगों ने कितनी मानी थी, 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 10 इंटू एक्स की कितना था 7 प्लस वाई की कितनी थी 5। इसको सॉल्व करेंगे, 70 प्लस 5 बराबर 75 हमारी जो मूल संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देख लेते हैं। मुझ पा डोडा ब्रिंग मी वाटर, पा जो टोडा वाटर इज लाइफ, जो इन कोटा लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें देख लेते हैं। ये यहाँ पे पा है, यहाँ पे पा है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, वाटर। वाटर मतलब पा मतलब क्या हो गया, पा मतलब हो गया वाटर। ठीक है, अब क्या चीज देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है। ठीक है, दोनों में जो है, अब वाटर तो चला गया, जो का यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे लाइफ, तो जो का मतलब क्या हो गया, लाइफ। ठीक है, अब यहाँ वाटर चला गया, लाइफ चला गया, केवल क्या बचा है, इज। और यहाँ पे जो चला गया और क्या चला गया, पा, पा चला गया ना यहाँ पे, तो क्या बचा, टोडा। तो इज हमारा किससे डोनेट हो जाएगा, टोडा से। ठीक, तो इसका यहाँ पे यही आंसर भी दिया होगा।
तो आंसर नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। मतलब इसको किससे डिनोट किया गया है, टोडा से। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा होता है ये क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं, उसके 25 नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। बाकी कोई भी कंफ्यूजिंग चीज़ लग रही हो अगर आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी क्लासेस आएँ, जो भी अपडेट आएँ, आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में ही करवाई जा रही हैं। ठीक है, हम लोग दिसंबर जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसको टारगेट करके चलेंगे। तो प्रीवियस ईयर से आपने देखा काफ़ी हेल्प भी मिलती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट भी होते रहते हैं। ये है कि सेम टू सेम नहीं रिपीट होता, लेकिन जो टॉपिक है उससे रिलेट करके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।